हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल व्यूअर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के MCQ क्वेश्चंस अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से बिलोंग करते हैं। राइट, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, सबसे पहले जो मल्टीपल चॉइस में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है, ये देखिए क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज़ नोन एज। बच्चों, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए इसका आंसर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट नंबर बी। राइट, तो बच्चों ये चीज़ मैंने आपको जब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन मैंने आपको चैप्टर समझाया था, ये सारी बातें मैं आपको उसमें समझा भी चुका हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों इन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज़ नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? किसी दूसरे को रिड्यूस करने का काम करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व द कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। बच्चों, ये एग्जाम्पल आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक करेक्ट जो ऑप्शन है उसको आपको चूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि इसमें बात की गई है कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके जब रिएक्शन होता है तो कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें कौन सा वो एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा है बच्चों? वो एग्जाम्पल कौन सा है इनमें? देखिए आप, क्या ए है CaI + CO2 इजिकल टू CaOCO3। यहाँ पर बच्चों आई तो है ही नहीं, आयोडीन तो देखो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह बच्चों इसका बी पार्ट देखिए, सोडियम प्लस में ऑक्सीजन इजिकल्स टू बन रहा है बच्चों सोडियम ऑक्साइड। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, यही इसका सही आंसर है बी। 4Na + O2 इजिकल्स टू 2Na2O। सोडियम ऑक्साइड बन जाता है बच्चों जब सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया बंद करता है। और यहाँ देखिए बच्चों, 2 रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर है बी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों इसी तरह से, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remain in the solution. The reaction is the example of। ये जो रिएक्शन आपको बताया हुआ है ये किसका एग्जाम्पल है? जिसमें कि बच्चों जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास की जाती है ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में तो ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, ऑफ किसके? कॉपर सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका होता है बच्चों? ये एग्जाम्पल होता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था तो इसमें ये एग्जाम्पल भी आपको मैंने बताया था। यहाँ देखिए जैसे बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास की जाती है तो बन जाता है कॉपर सल्फाइड, और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बच्चों कॉपर सल्फाइड के ही होते हैं। और साथ में क्या बन जाता है? H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है? डी, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज। बच्चों फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फिर जब किसी 2 पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो जो फिजिकली जो उसमें बदलाव होते हैं एक तो वो फिजिकल चेंज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, क्या ये हो सकता है? या राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, क्या ये हो सकता है? या गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्या ये हो सकता है? या फिर बर्निंग ऑफ वुड, किसी लकड़ी का जलना, क्या ये फिजिकल चेंज है? बच्चों देखो, बर्निंग ऑफ वुड ये केमिकल रिएक्शन होता है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ।
फ्रूट का पकना, बच्चों सिट्रस फ्रूट में वो कन्वर्ट हो जाता है, जब तक वो कच्चा है तब तक तो उसमें सिट्रस उसमें सब्सटेंस नहीं होते, खट्टे सब्सटेंस नहीं होते, लेकिन जब फ्रूट पक जाता है तो उसमें सिट्रस जो सॉल्यूशन है या फिर सिट्रस जो एसिड है वो उसके अंदर आ जाता है, बिकॉज खट्टे फ्रूट्स में सिट्रस एसिड पाया जाता है। तो ये भी केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है बच्चों। और फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध का दही में जमना, बच्चों ये भी केमिकल चेंज ही कहलाता है। लेकिन बचा क्या, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट प्राप्त करना। बच्चों होता क्या है, अगर आप किसी नमकीन पानी को गर्म करोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे बच जाता है सॉल्ट, और पानी इवेपोरेट होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि पहले वो पानी था लेकिन जब आपने उसको हीट किया तो वो वाटर वेपर्स में, भाप में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि गैसेस स्टेट होती है। तो इसमें बच्चों सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, इसलिए ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, राइट। तो चलो बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रोड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। जब किसी कॉपर रोड को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है बच्चों। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पता होगी कि डाउनवर्ड जाते जाते रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की कम होती जाती है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है बच्चों, पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। और डाउनवर्ड जाते जाते बच्चों इसी तरह एक आपको सीरीज़ में आपको याद दिला देता हूँ बच्चों, इसको बोलते हैं क, बा, ना, का, मग, अल, जन, फी, नी, सन, पब, एच, कू, एच जी, ए यू, ए जी एंड ए यू। ठीक है, ये एक सीरीज़ होती है बच्चों जिसमें रिएक्टिविटी डाउनवर्ड जाते जाते रिएक्टिविटी इन एलिमेंट्स की कम होती जाती है। और बच्चों मैंने आपको एक चीज़ याद दिला रहा हूँ, मैं जो आपको पहले बता भी चुका हूँ कि जो हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर बच्चों नीचे आता है और कॉपर से पहले आ जाता है आयरन। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, जबकि कॉपर कम रिएक्टिव एलिमेंट है इन कंपेयर टू आयरन। तो ऐसे में यदि कॉपर की रोड उस आयरन सल्फाइड या फिर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में जब डाली जाएगी कॉपर रोड, तो कॉपर तो बच्चों कम रिएक्टिव है बजाय आयरन के, तो आयरन को वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो ऐसे में कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट। यही चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों कि जब कोई कम रिएक्टिव एलिमेंट किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो रिएक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जबकि यही बात बच्चों इसी क्वेश्चन में उल्टा कर दिया जाए कि आयरन रोड को यदि कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो बच्चों ये आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद बन जाएगा FeSO4, फेरस सल्फेट, और कॉपर को अलग कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन जो कंडीशन अभी 5वें क्वेश्चन में बताई हुई है इसके मुताबिक ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, राइट। अगला चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। अ स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स। थोड़ा इसको बच्चों मैं एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र भी आ जाए बच्चों। अब देखिए इसको, अ स्टूडेंट एडिड डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब इसमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो कि बच्चों उसने देखी होगी। देखो बच्चों, जब किसी भी जिंक ग्रेन्यूल्स में, जिंक क्या है बच्चों, मेटल, जब जिंक को ट्रीट करवाया इसमें HCl से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जब इसको जिंक को ट्रीट करवाया गया, रिएक्ट करवाया गया, तो क्या होता है बच्चों, हमेशा जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनती है हमेशा, हाइड्रोजन गैस। याद आया कुछ। तो इसमें क्या होगा, अ गैस इवोल्व विच बर्न विद पॉप साउंड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यदि उसके पास आप एक जलती हुई माचिस की तीली लेके आओगे तो पॉप नाम की जो साउंड होती है, पॉप ऐसी साउंड निकलती है और एकदम से वो जल जाती है। ठीक है, और वो गैस कौन सी होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन बी
जो इसका बी ऑब्जर्वेशन है, अ गैस इवोल्ड विच बर्न विद पॉप साउंड। तो ये घटना देखने को नजर आएगी बच्चों जब ये रिएक्शन करवाया जाएगा, राइट। ऐसे बच्चों 7th क्वेश्चन देखिए, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब, वन कंटेनिंग डाइल्यूट HCl एंड अदर कंटेनिंग डाइल्यूट NaOH। बच्चों जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो, Na2CO3। जब सोडियम कार्बोनेट को बच्चों 2 टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट NaOH है, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है इन चारों में से। ये देखो बच्चों क्या होता है, जब भी सोडियम कार्बोनेट किसी भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है, अ कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब A। देखो बच्चों, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो एक कलरलेस गैस बनती है, जो कि टेस्ट ट्यूब A जिसके अंदर डाइल्यूट HCl था उसी में ये गैस बनती है। लेकिन जब इस सोडियम कार्बोनेट को बेस के साथ NaOH वाली टेस्ट ट्यूब नंबर B के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो ऐसी कोई कलरलेस गैस नहीं निकलती। याद करो बच्चों, जब मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था तो यही चीज़ें मैंने आपको एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन क्या होता है वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आपको रिएक्शन भी इसमें करके दिखाया हुआ है। ये देखिए आप कि जब Na2CO3 को HCl से ट्रीट करवाया जाता है तो एक कलरलेस गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और जब सोडियम कार्बोनेट को NaOH किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता। तो जब बच्चों रिएक्शन नहीं हुआ तो कोई गैस कैसे बनेगी। इसीलिए बच्चों जो इसका आंसर है, इसका आंसर है C, क्योंकि कलरलेस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको आप देख नहीं सकते, इसका कोई कलर नहीं होता। इसीलिए बच्चों इसका उत्तर है C, राइट। तो चलो बच्चों अगला चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद। अब ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद करो बच्चों कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। और जितने भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे A एंड B आपस में रिएक्ट करके बच्चों C बना रहे हैं, तो A और B के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो C में, वो प्रोडक्ट में भी ज़रूर उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स में जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जब होती है तो वहाँ भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और यही होता है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि जब मैंने चैप्टर आपको बताया था, समझाया था, तो ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, राइट। तो ठीक है बच्चों, आज ये 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेकंड सेशन जो होगा, जो पार्ट 2 हम करेंगे, उसके अंदर बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतने क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट हैं और आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो अगली क्लास में बच्चों बाकी का बचा हुआ चैप्टर एंड पोर्शन हम कवर करेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और उस कंटेंट को समझने के लिए, क्योंकि बच्चों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो सेशन हमने लिया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले ही होंगे, ठीक है। तो आप सब बच्चों इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू।